हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अपना एक इतिहास है। और अगर आप इतिहास पढ़ते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं पढ़ते हैं, मतलब आप इतिहास का वो पार्ट छोड़ रहे हैं जिसमें भारत बना। तो ऐसे पार्ट को छोड़ना मतलब पढ़ाई के साथ या भारतीय इतिहास के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए भारतीय इतिहास को जब भी आप पढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके दोस्तों 3 चरण रहे थे। और ये तीनों चरण पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरी क्लास को शेयर कर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा मैं उतने ही मोटिव के साथ बेहतर तरीके से क्लास बना पाऊँगा। तो आप लोगों से मेरी फिर से गुजारिश है कि आप लोग चैनल और वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आप शेयर करते हैं तो आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरा ज़रूर कुछ ना कुछ भला होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मुझे मेरे काम को करने की प्रेरणा देगा। तो आप लोगों से ये अनुरोध है और आप लोग बखूबी ये काम करेंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके 3 चरण हुए हैं और तीनों चरणों को हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसका प्रथम चरण ही पढ़ेंगे। और प्रथम चरण क्या है दोस्तों, 1885 से लेके 1905 तक चलता है। और ये नरमपंथी चरण रहता है। इसमें जो भी मतलब कार्यकर्ता होते हैं, जो भी इस पीरियड में जो भी मुख्य लीडर होते हैं, वो थोड़े नरम स्वभाव के होते हैं। मतलब आपको क्लास पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि उनका कैरेक्टर किस तरह का था। और जो द्वितीय चरण है वो 1905 से लेके 1919 तक चलता है। ये उग्रवाद का चरण रहता है। इसमें एक तो उग्रवादी होते हैं। उग्रवादी का मतलब ऐसा नहीं एक तरीके से आतंकवादी नहीं। उग्रवादी मतलब थोड़ा उनका मतलब जो दिमाग है वो थोड़ा नरमपंथियों से ज़्यादा मतलब थोड़ा हार्ड लेवल का रहता है। वो आपको क्लास के साथ ही समझ में आएगा कि नरमपंथी और जो आपके गर्मपंथी हैं उनमें क्या अंतर है। तो वेट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अब जो उग्रवाद है उसके बाद जो तृतीय चरण आता है दोस्तों, वो आपका क्या आता है, 1919 से लेके 1947 तक चलता है। और ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये टोटली गांधी युग नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पूरा का पूरा रोल रहता है वो गांधी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा जो भी संगठन रहता है, जो भी आंदोलन होते हैं, सब गांधी जी के नेतृत्व में होते हैं। इसलिए इसको गांधीवादी युग या गांधी चरण कहा जाता है। तो एक एक चरण को पढ़ेंगे, तीनों चरणों को पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला चरण। और पहले चरण में क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाया जाता है पहले चरण में। पहले चरण में क्या होता है, 1885 से लेके 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इसकी जो स्थापना होती है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। ये डेट आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 28 दिसंबर 1885। तो ये इसकी स्थापना का टाइम है। और जो इसके संस्थापक हैं वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं। आपने पढ़ा होगा A.O. ह्यूम, तो उन्हीं का ये फुल फॉर्म है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये कौन थे, ये इनको हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है, यानी कि शिमला का संत बोला जाता है। ये एक ICS अधिकारी थे, रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, मतलब सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। और 1857 में ये जिस समय क्रांति हो रही थी उस समय ये इटावा के कलेक्टर थे, मतलब ICS के पद पे थे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय जो वायसराय होते हैं वो डफरिन होते हैं, 1884 से लेके 1888 तक। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये कहाँ पर हुई, स्थान आपका क्या है, मुंबई। और मुंबई में भी एक कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय भी कहीं कहीं मिलता है। तो उसी के एक भवन में हुई थी, मतलब उसी भवन में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो व्योमेश चंद्र
बनर्जी बनते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेके। किसने स्थापना की, कब स्थापना की, वायसराय कौन था, कहाँ पे हुई, अध्यक्ष कौन थे, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब और भी इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे देखिए ये एलन अक्टोबियन हयूम की एक फ़ोटो लगी है, इसमें लिखा भी है एलन अक्टोबियन हयूम। अब मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें बताता हूँ। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये 1884 में जब बनी थी, ये बन तो 1884 में ही गई थी, लेकिन उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। उस समय जो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था। फिर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया। और ये दादा भाई नौरोजी ने ऐसी बात कही थी। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले क्या था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम है वो किसने दिया था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने ये नाम दिया था, और इससे पहले इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था, और इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। और जो एलन अक्टोबियन हयूम है जिन्होंने इसकी स्थापना की है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर का मूड अगर आउट ऑफ, मतलब होता है ना कि आउट होता है, मूड ऑफ होता है, तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन रख देता है जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, मतलब जो आप कल्पना भी नहीं कर पाते। तो एलन अक्टोबियन हयूम की जो जीवनी है वो विलियम वेडरबर्न ने लिखी। और ये विलियम वेडरबर्न कौन है? ये विलियम वेडरबर्न एक अंग्रेज है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक अध्यक्ष भी रहेगा एक टाइम पे। तो इसी ने एओ हयूम की जीवनी लिखी है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि एओ हयूम की जीवनी किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और समझते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना तो हो गई थी। अब कांग्रेस की स्थापना किस मकसद से हुई थी, क्या उद्देश्य से हुई थी, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब पहले तो भारतीय लोगों के विचार जान लेते हैं। कुछ लोगों के विचार, जैसे कांग्रेस के प्रति लोगों के क्या विचार थे, क्या लोग भाव रखते थे कांग्रेस को लेके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कांग्रेस को लेके अरविंद घोष जो हैं, भारतीय मतलब नरमपंथी दल के नेता हैं, और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। क्या बोला? कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। और आगे अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कहा है। इसमें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की बात की गई है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की बात की गई है कि ये मतलब जो संस्था है और ये जो नरम दलीय लोग हैं, ये तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, अंग्रेज़ों से मतलब आज़ादी को मांग रहे हैं, जबकि अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगना नहीं है, अंग्रेज़ों से आज़ादी को छीनना है। तो ऐसी बात करते हैं आपके अरबिंदो घोष। और अरबिंदो घोष के बाद डफरिन साहब जो हैं, जो मतलब वायसराय रहते हैं जिस टाइम पे इसकी स्थापना होती है, वो कहते हैं ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अल्पसंख्यक बोले तो कम लोगों का समूह, तो अल्पसंख्यकों की मतलब इसमें जो सदस्य हैं वो भी बहुत कम हैं। और ये एक सूक्ष्मदर्शी है, मतलब ये ज़्यादा दूर की नहीं सोच पा रही है, ऐसी संस्था है। ये सिर्फ अपने पैर तक का देख पा रही है, तो ये सूक्ष्मदर्शी है, इसे भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी संस्था है। और इसमें जो लोग हैं बहुत कम लोग हैं, इसमें जनसाधारण का तो कोई योगदान है ही नहीं, ना ही मध्यम वर्ग है। तो ये बात कहते हैं डफरिन साहब। बीजी तिलक भी कुछ बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक, कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके जो सेशंस हो रहे थे, इसके जो अधिवेशन हो रहे थे, वो साल में एक बार हो रहे थे। एक बार लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग होती थी, और मीटिंग में इधर उधर की बातें, अपने उद्देश्य की बातें, मतलब जो भी बातें होती थी, स्वराज्य वगैरह कुछ भी मांग होती थी, उस मीटिंग में होती है, और साल में एक ही बार होती थी। तो इनका कहना था कि एक बार टर्राने से तो कुछ नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं कांग्रेस के लोग तो पदों के भूखे हैं। ये चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूं, कोई चाहता है मैं अध्यक्ष बनूं, कोई फलाना, तो ये पदों के भूखे हैं। और कांग्रेस का जो गठन हुआ, एओ हयूम ने बताया कि ये तो 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर हुआ, इसमें बाकी लोग तो हैं ही नहीं। 72 प्रतिनिधि कांग्रेस में हैं, तो ये कोई मतलब बहुत बड़ा रोल तो करने वाले नहीं है, ऐसा एओ हयूम बोलते हैं। अभी और भी बात करेंगे एओ हयूम ने क्या कहा। लाला लाजपत राय कहते हैं अपने पत्र में, यंग इंडिया इनका एक पत्र है, और ये कहते हैं, ये यंग इंडिया इनका पत्र भी है, और इनकी शायद ये बुक भी है। और यंग इंडिया से आप याद रखना, यंग इंडिया बुक एक महात्मा गांधी की भी है। जब हम महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये बताएंगे। इसमें इन्होंने कहा है ये तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये तो
एक सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों ने क्या किया कि ये संस्था, जो इससे पहले जो संस्थाएं चल रही थी, पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कर रही थी। तो उन सारी संस्थाओं को ठंडा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई और इस उद्देश्य से की गई कि ये लोग इसी में उलझे रहें। मतलब अंग्रेजों ने अपने लिए एक सेफ्टी वॉल्व समझते हैं, अपने सुरक्षा कवच बना रखा था कि इनको क्या कहा कि इन लोगों को इसमें उलझा के और हम अपना मकसद सीधा करते रहेंगे, क्योंकि ये जो आपके बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित भारतीय लोग हैं, ये कांग्रेस में उलझे रहेंगे और हम अपना सीधा उद्देश्य पूरा करते रहेंगे। ऐसा एओ हयूम का मकसद था। और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो एओ हयूम का प्रमुख उद्देश्य क्या था वो आप लोग देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को रोकना। जो शिक्षित भारतीय थे उनमें जो मतलब एक रोष पैदा हो रहा था, एक असंतोष की भावना जागृत हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये एक सेफ्टी वॉल्व बनाना चाहते थे। तो इन्होंने बना दिया। और राष्ट्रवादी जो शिक्षित वर्ग था, जो राष्ट्रवादी मतलब जिनके अंदर राष्ट्र की भावना थी, ऐसा शिक्षित वर्ग और प्लस किसान जो थे असंतुष्ट, उनको आपस में मिलने से रोकना, मतलब एक जन आंदोलन को रोकना, ये इनका मकसद था। और पहले से चल रहे स्वाधीनता आंदोलनों को रोकने के लिए ये बनाई गई थी। एओ हयूम ने ऐसा बोला है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस की स्थापना का मकसद अंग्रेज़ों का कुछ और था, लेकिन वैसा होता नहीं है। कांग्रेस की स्थापना जिस मकसद से की जाती है, अंग्रेज करते हैं, वो मकसद उनका फुलफिल नहीं होता है और कांग्रेस एक बहुत बड़े लेवल की संस्था बन के निकलती है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आएगा आगे चलते चलते। अब क्या हो रहा था यहाँ पे, कांग्रेस के नेताओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कांग्रेस के जो नेता थे वो क्या थे। एक तो नरम दल के नेता थे और एक आपके गरम दल के नेता थे। नरम दल और गरम दल। अब नरम दल के नेता और गरम दल के नेता आप लोग देख लीजिए, पूछा जाता है कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा नरम दल का नेता है, कौन सा गरम दल का नेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये नरम दल की लिस्ट है, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, सुरेश चंद्र बनर्जी हैं, रास बिहारी घोष हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी भी इसमें शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और भी अगर नेता आप शामिल करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने वो नेता लिखे हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता रहता है, तो ये आप याद रखना। अब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता हैं और गरम दल के नेताओं को एक ये तिकड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तिकड़ी बोली जाती है। मतलब इसमें 3 लोग आते हैं, लाल बाल पाल। कभी तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि लाल बाल पाल से क्या अर्थ है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे। और लाल बाल पाल यही आपके क्या हैं, गरम दल के नेता हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें समृद्धशाली, अब इस समय जो मतलब जो कांग्रेस में जो इस समय एक तरीके से रोल था वो किन लोगों का था, वो नरम दल वालों का था। ये जो नरम दल के नेता थे ये समृद्धशाली थे, मतलब अपने घर से अच्छे थे, पैसे वाले थे, संपन्न परिवार से थे और बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे वर्ग थे, जिसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये लोग शामिल थे, साहित्यकार, पत्रकार, ये ऐसे लोग इसमें शामिल थे। अब इन लोगों को आज़ादी से मतलब उतना वो नहीं है, आज़ादी तो उन लोगों को चाहिए जिनका शोषण हो रहा है, तो ये लोग उतने लेवल से काम भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनको नरम दलीय बोला गया है। और ये किस तरह से आज़ादी मांगने की कोशिश कर रहे थे आप लोग वो भी समझ लीजिए। ये अंग्रेज ये क्या करते थे, उदारवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा रखते थे। ये मानते थे कि अंग्रेज तो न्यायप्रिय हैं। क्या मानते थे ये ऐसा मानते थे कि अंग्रेज़ तो न्यायप्रिय हैं और अंग्रेज़ों को अगर हमारी समस्या पता लग जाए, ये पता लग जाए कि अंग्रेज़ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ अच्छा सलूक करना स्टार्ट कर देंगे, ये ऐसा मानते थे। अब ये अंग्रेज़ों को अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। ये कहते थे अंग्रेज़ हमारे शत्रु नहीं हैं, वो तो हमारे मित्र हैं और अगर हम उनको अपनी बातें समझाएं तो उनके समझ में आएंगी और वो हमारी बात मानेंगे भी, ऐसा ये
समझते थे, लेकिन अंग्रेज ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन नोट तथा याचिका के द्वारा अपनी मांगें सरकार के सामने रखते थे। मतलब कभी कोई पत्र लिख के दे दिया कि हमारी ये मांगें हैं और आप लोग इनमें हमें हमारी मांगों को पूरा कीजिए। कभी याचिका, कभी कुछ, मतलब इस तरह से आज़ादी थोड़ी ना मिलने वाली थी। ये नरम दलीय लोगों का ये विचार था कि हम इस तरह से आज़ादी ले लेंगे, लेकिन गरम दल वाले कहते थे ऐसे आज़ादी नहीं मिलने वाली है भीख मांगने से। और इसी कारण इनमें स्प्लिट भी होता है, मतलब इनमें विरोध भी हो जाता है नरम दल गरम दल में, वो भी पढ़ेंगे। तो उग्रपंथियों ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। इसी चीज़ को क्या बोला है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोला है उग्रवादियों ने, कि ये तो पॉलिटिकल भिक्षावृत्ति है, राजनीतिक भीख है जो आप अंग्रेज़ों से मांग रहे हैं। अंग्रेज़ों से हमें मांगना नहीं है, छीनना है आज़ादी। तो ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अब हमने सारी चीज़ें कांग्रेस की लगभग समझ ली हैं। अब हम अधिवेशन के बारे में देखते हैं, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो अधिवेशन मैं लेके आया हूँ, एक एक अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई अधिवेशन नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। मतलब मैं जो भी लेके आया हूँ उसमें कुछ ना कुछ बात है और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने की एक प्रबल मतलब क्या है, संभावना है। तो आप लोग हर एक अधिवेशन को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। पहला अधिवेशन जब स्थापना होती है तभी होता है। तो पहला अधिवेशन 1885 में होता है और मुंबई में होता है। कहाँ पे होता है, मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बता चुका हूँ। और जो अध्यक्ष होते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं और ये पहले अध्यक्ष थे और इनके साथ में उस समय 72 प्रतिनिधि थे। आप याद रख लीजिए, पहला अधिवेशन 1885 मुंबई, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष। दूसरा 1886 में होता है और कलकत्ता में होता है। देखिए, पहला मुंबई में होता है और मुंबई एक प्रेसिडेंसी रही है अंग्रेज़ों की। दूसरी कलकत्ता यानी बंगाल भी आपकी एक प्रेसिडेंसी रही है, तो दूसरा कलकत्ता में होता है। और दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी के द्वारा होता है और दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दादाभाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो 3 बार रहे हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। जो पारसी धर्म होता है ना, ये दादाभाई नौरोजी पारसी धर्म के अनुयायी थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष यही थे और इनके टाइम पे 343 प्रतिनिधि हो गए थे। तीसरा आपका क्या होता है, 1887 में, और ये मद्रास में होता है। और पहले के तीनों अधिवेशन आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, और ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी रही हैं आपकी अंग्रेज़ों की। तो तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी रही हैं। तो जो तीसरा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी समझने की कोशिश करिए। इसमें जो अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं और इनके टाइम पे 607 प्रतिनिधि हो गए थे। ये इसलिए क्या हैं, आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो आप याद रखना। अब चौथा अधिवेशन आपका इलाहाबाद में होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये एक तो 1888 में होता है, अभी तक सब सीरियल से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये इलाहाबाद में होता है। यहाँ पे जॉर्ज ह्यूल अध्यक्ष बनते हैं और ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष होता है। ये इसलिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1889 में आपका 5वां होता है और ये फिर से क्या होता है, मुंबई में होता है। फिर से आपका देखिए, पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, फिर आपका 5वां मुंबई में। और यहाँ पे जो होता है वो बेडबर्न होता है और बेडबर्न ये दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष होता है, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट होता है। और बेडबर्न ये मतलब ये 5वां अधिवेशन जो मुंबई में होता है, बेडबर्न दूसरा अंग्रेज। इसके बाद फिर से आपका क्या है, कलकत्ता। देखिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर से मुंबई, कलकत्ता, ये आपके अधिवेशन इस तरह से हो रहे हैं। तो आप 5-6 अधिवेशन आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कहाँ हुए हैं और इनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। तो जो क्या बोलता हूँ मैं, ये कलकत्ता अधिवेशन जो 6वां हुआ 1890 में, फिरोज शाह मेहता यहाँ पे क्या हैं, अध्यक्ष बनते हैं, फिरोज शाह मेहता।
और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। और ये कादम्बिनी गांगुली कौन थी? फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी, फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन थी, इन्होंने भाग लिया था। तो ये पूछा जाता है कादम्बिनी देवी गांगुली ने या कादम्बिनी गांगुली ने कहाँ भाग लिया था, किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता जिसमें अध्यक्ष बने थे, उसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। उसके बाद अभी हमने 6 मतलब अधिवेशन पढ़ रहे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 1896 का है। 1890 का हमने पढ़ा था, अब 1896 का। 6 अधिवेशन हमने स्किप कर दिए हैं, 5 अधिवेशन हमने स्किप कर दिए हैं, जो भी स्किप हुए हैं। तो ये क्या बोलता हूँ मैं, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन आपका होता है। क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन आपका होता है। फिर से आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसमें रहमतुल्ला सयानी जी अध्यक्ष होते हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे वंदे मातरम गीत गाया गया था। क्या गाया गया था? वंदे मातरम गीत पहली बार इस अधिवेशन में ही गाया गया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, आपको पता होगा। 70वां आपका इसके बाद आता है 1901 में एक अधिवेशन होता है। देखिए इम्पोर्टेंट पढ़ना है हमको, ज़्यादा अधिवेशन पढ़ के आपको अपना दिमाग का दही नहीं बनाना है, सिर्फ वही पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनमें कुछ ना कुछ कोई तथ्य ऐसा मिला है जिससे वो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये भी कलकत्ता में हुआ है 1901 का। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो दीन साहबाचा थे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था भैया, गांधी जी ने भैया भाग लिया था इसमें, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब 20वां आपका होता है, फिर मैंने 2-3 स्किप कर दिए हैं तो स्किप करने का यही कारण है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। 20वां आपका होता है 1904 में। और 1904 में जो मतलब अधिवेशन हुआ वो बम्बई में हुआ। और बम्बई में हुआ, हेनरी कॉटन ने किया। और हेनरी कॉटन ये आपका कौन है? ये आपका क्या है? ये अंग्रेज अध्यक्ष है। क्या है? एक अंग्रेज अध्यक्ष है। और इसमें जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन्ना ने भाग लिया ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब 1905 में 21वां अधिवेशन होता है। क्या? 1905 में 21वां अधिवेशन, ये वाराणसी में होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है 1905 का अधिवेशन। इसमें जो अध्यक्ष रहे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। और ये बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन आया था, ये उसके लिए जिम्मेदार है। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन और आपके क्या हैं, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अगुवाई करते हैं उस आंदोलन की। तो ये 1905 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको रट लीजिए। हालांकि सारे के अधिवेशन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अब 1906 का आप लोग देख लीजिए, 22वां अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो कलकत्ता में हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। दादाबाई नौरोजी ने किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें स्वराज्य की मांग की गई। पहली बार ऐसा हो रहा था पहली बार ऐसा हो रहा था कि स्वराज्य की मांग मतलब एक अधिवेशन में हो रही थी। हालांकि ये मांग 1896 के अधिवेशन में भी, जो 1896 का अधिवेशन होता है रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा, वहाँ 1896 भी स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और दादाबाई नौरोजी के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो 1906 में अधिवेशन होता है उसमें जो मांग होती है वो एक तरीके से वैधानिक मांग होती है, डायरेक्टली मतलब मांग की जाती है स्वराज्य की। तो ये मांग होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर 23वां अधिवेशन 1907 में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सूरत अधिवेशन है और सूरत अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। और इसमें नरम दल और गरम दल विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। इनकी विचारधाराएं नहीं मिल रही थी, इनके विचार अलग थे और गरम दल के विचार अलग थे। और यहाँ पे अभी जो क्या है 1905 में जो बंगाल विभाजन हो चुका था, इसकी वजह से भी आपका नरम और गरम दल में विभाजन होना बिल्कुल तय था। क्योंकि एक व्यक्ति सपोर्ट में थे, मतलब
एक व्यक्ति कह रहे थे कि ये बंगाल विभाजन बहुत गलत है, दूसरे उसके विरोध में कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे थे, या बोल भी रहे थे तो कुछ बोल रहे थे कुछ नहीं बोल रहे थे, इसलिए उनके बीच में क्या हो जा रहा था, क्लेश हुआ और वो सूरत स्प्लिट होती है। और ये सूरत स्प्लिट जो होती है, सूरत अधिवेशन जो होता है, सूरत विभाजन जो होता है, ये 1916 में जब एक अधिवेशन होगा जिसमें आपके अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता करेंगे, तब जाके सूरत अधिवेशन, सूरत नहीं वो आपका लखनऊ पैक्ट होगा, उसमें आपका लखनऊ अधिवेशन होगा, तब जाके ये फिर से एक होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब 1911 में एक अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन। अब ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 का जो हुआ, इसमें पंडित बिशन नारायण धर ने अध्यक्षता की। जनगण मन गाया गया था पहली बार यहीं पे, और जनगण मन जो था वो तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से छपा था। जो पत्रिका थी एक तत्वबोधिनी, उसमें एक मतलब एक शीर्षक था भारत भाग्य विधाता, उसी में जनगण मन दिया हुआ था। और आपने कभी भी किसी भी किताब में जो बैक पेज में आता है जनगण मन अधिनायक जय, तो ऊपर लिखा रहता है भारत भाग्य विधाता, तो वही शीर्षक था। और इसका जो नेतृत्व मतलब कर रहे थे इस जनगण मन का, तो वो नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर कर रहे थे इस तत्वबोधिनी पत्रिका का। और जो संपादक थे वो अक्षय कुमार दत्त थे। ये किसके थे? जो तत्वबोधिनी पत्रिका है उसके अध्यक्ष और आपके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, जिसमें जनगण मन गाया गया हो तो वो इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे लखनऊ 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं, यानी कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें लखनऊ अधिवेशन और लखनऊ पैक्ट को दोनों को अलग अलग तरह से समझा जाता है। लेकिन आप अगर कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम, कोई भी मतलब नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो लखनऊ पैक्ट और लखनऊ अधिवेशन को सेम बोल सकते हैं। और अंबिका चरण मजूमदार ने इसका नेतृत्व किया था, मतलब अध्यक्षता की थी। इसमें नरम दल और गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए थे। मतलब नरम दल और गरम दल का मतलब क्या है? कांग्रेस। और मुस्लिम लीग का मतलब क्या है? मुस्लिम लीग। तो नरम दल गरम दल भी एक हो गए थे और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, तो ये आपको इसलिए पता होना चाहिए। अब अगला अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगला अधिवेशन 1917 का। ये भी कलकत्ता में हुआ है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए हैं, तो आप कलकत्ता ही मारना, क्योंकि सर्वाधिक आपने अभी तक देखे होंगे तो कलकत्ता ही ज़्यादा आ रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पे हुए, तो कोलकाता में हुए। अब ये जो 1917 का अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ, ये एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की और ये पहली अध्यक्षा थी, मतलब पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इसीलिए इनको अध्यक्षा बोला गया, पहली महिला अध्यक्ष थी। अब 1918 में एक अधिवेशन होता है, दिल्ली का अधिवेशन। ये दिल्ली में अधिवेशन होता है 1918 में। अब इसमें मदन मोहन मालवीय जी ने अध्यक्षता की थी और ये बाल गंगाधर तिलक की जगह पे अध्यक्षता इन्होंने की थी। बाल गंगाधर तिलक ब्रिटेन चले गए थे किसी कारण, तो उसमें जो अध्यक्षता दे दी गई थी वो मदन मोहन मालवीय जी को दी गई थी। और कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई थी। यहाँ पे क्या है, कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई थी। कांग्रेस में फूट पड़ने का मतलब है गरम दल और नरम दल फिर से आपके क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। 1920 में एक अधिवेशन होता है नागपुर का, और इसमें जो अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं वो वीर राघव करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्यों है उसका कारण ये है कि 1920 में एक कलकत्ता का ही विशेष अधिवेशन हुआ था, इसीलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने अभी आपका बताया नागपुर का, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि 1920 में हुआ कहाँ था, वो नागपुर में हुआ था। और 1920 का एक विशेष अधिवेशन था जो कोलकाता में हुआ था। उसके लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे और गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पे रखते हैं। इस 1920 में प्रस्ताव भी रखते हैं और गांधी जी असहयोग आंदोलन को चलाते भी हैं।
असहयोग आंदोलन को चलाते भी हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस असहयोग आंदोलन का विरोध भी हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट, आपके मालवीय जी, जिन्ना जी, सीआर दास बोले तो चित्तरंजन दास ने इसका कड़ा विरोध किया था असहयोग आंदोलन का। तो और ये पता नहीं क्यों विरोध किया था। एक तो ये है कि 1 अगस्त और जो 1920 था, उसमें शायद एक बहुत बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक की, मुझे ऐसा लगता है उनकी डेथ हो गई थी। मुझे कंफर्म नहीं याद है उन्हीं की या कोई, मतलब बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का मुझे पता है कि उनकी डेथ शायद हुई थी, और मैं आगे बताऊंगा भी अगर ऐसा हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर से हैं ये विशेष अधिवेशन है। अब 1923 में एक अधिवेशन होता है, काकीनाड बंगाल का अधिवेशन होता है, और ये 39वां अधिवेशन होता है, जिसमें मोहम्मद अली ने आपकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि नरम दल और गरम दल तथा मुस्लिम लीग फिर से एक हो गए थे, यहाँ पे फिर एक हो गए थे, इसलिए ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। नरम दल मुस्लिम दल, मतलब नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग फिर से आपके क्या हैं, एक हो गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब 1923 का एक और विशेष अधिवेशन हुआ है, ये दिल्ली का विशेष अधिवेशन है, तो ये विशेष अधिवेशन भी आपको पता होने चाहिए। और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। ये जो ग्रीन कलर से अधिवेशन मैंने लिखे हैं ये विशेष अधिवेशन है, लेकिन एक और विशेष अधिवेशन है जो 1918 में हुआ था, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था, तो वो 1918 में हुआ था। अब जो 40वां अधिवेशन है, और ये 1924 में हुआ था। आप यहाँ पे 1924 में जो हुआ था इसको याद रखिएगा, 40वां 48वां आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे और केवल एक बार अध्यक्ष बने थे, केवल एक बार 1924 में। और यहाँ पे इनके काल में क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से आपके क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, फिर से अलग हो गए थे। अब यहाँ पे जो क्या मामला है कि यहाँ पे मैंने नरम दल और गरम दल जो लिखा था और मुस्लिम लीग, ये कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे मुस्लिम लीग का कोई रोल नहीं, यहाँ पे नरम गरम दल एक हो जाते हैं, मुस्लिम लीग वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको एडिट कर दूंगा। अब 1925 में एक कार्य होता है, मतलब एक अधिवेशन होता है, कानपुर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अधिवेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी, तो वो सरोजनी नायडू रही थी। और ये भारत की पहली महिला तो अध्यक्ष हैं ही हैं, सरोजनी नायडू वो महिला हैं जो भारत में किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल भी रही हैं, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं तो सरोजनी नायडू हैं, ये भी आप याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर का अधिवेशन 1925 का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसमें रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो अधिवेशन है उनको पढ़ते हैं। जैसे कि 1926 का जो अधिवेशन हुआ वो गुवाहाटी में हुआ। श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष रहे। कांग्रेस नेता को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो एक एक अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। और 1929 का अधिवेशन दोस्तों, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू 1929 में ही आपका क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और नेहरू रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो आगे चल के 1952 मतलब 1950 में हमारे संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लेती है। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1929 में पेश की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज्य जैसी बातें की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ग्रीन कलर से एक बात लिखी है, 1930 और 35 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। अब 31 में भी हुआ है, 32 में भी, 33 में भी, 34 में भी, लेकिन 35 में नहीं हुआ है, और वो कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। 1931 का जो अधिवेशन है वो आप लोग देख लीजिए, कराची अधिवेशन में है, मतलब कराची में हुआ है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं। किसानों के अधिकारों की बात इन्होंने की थी। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह भी किया था। बारदोली सत्याग्रह भी आप लोग पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा बारदोली सत्याग्रह को।
तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा आगे। और 1931 में किसानों की बात इन्होंने रखी थी। अब 1936 में एक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 का तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा। तो 1936 में हुआ था, हुआ होगा, और 1916 में हुआ था। 16, 36 आप मतलब 6 उसमें भी 6 इसमें भी। तो लखनऊ जवाहरलाल नेहरू, इसमें क्या है, संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी नेहरू के द्वारा। और 1937 में जो अधिवेशन होता है फैजपुर बंगाल में, जवाहरलाल नेहरू ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये गांव में हुआ पहला अधिवेशन होता है, फैजपुर गांव में पहला अधिवेशन। तो गांव में पहला अधिवेशन 1937 में होता है, फैजपुर बंगाल का, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1938 का अधिवेशन जो हरिपुरा गुजरात में हुआ था, और हरिपुरा गुजरात में हुआ था, इसमें क्या था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। और कांग्रेस नेता को खादी, यहाँ पे कुछ मिस है, यहाँ पे जो मैंने मतलब ये कट कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट है। जो हरिपुरा अधिवेशन होता है ये आपका क्या है, मैं क्या बोलता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इन्होंने भी क्या है, एक तरीके से मतलब आज़ादी की मांग की थी, स्वतंत्रता की मांग की थी, संविधान की मांग की थी, स्वराज्य की मांग की थी। तो ये ऐसी बात इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में की गई थी। और ये जो लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है, मैं इसको मतलब रिप्लेस कर दूंगा इसके सही कंटेंट से। अब 1929 का एक अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन। और ये एमपी मतलब एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में होता है, त्रिपुरी। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन ये अध्यक्ष कैसे बनते हैं उसको समझिए। देखिए हुआ क्या था, कुछ लोग चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसके अध्यक्ष बने, और गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाए। तो गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस को, और लोग चाह रहे थे। इनमें दोनों में इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है। तो सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे और इनको 1377 वोट मिले थे। तो ये 1377 वोट और कहाँ आपके क्या हैं 1500, यानी कि 203 वोटों से गांधी जी के जो सीतारमैया हैं उनको सुभाष चंद्र बोस हरा देते हैं। इससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए थे, और गांधी जी बड़े नाराज़ हुए थे। तो बाद में जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ना गांधी जी को बनाया गया, ना पट्टाभी सीतारमैया को, ना सुभाष चंद्र बोस को, सीधे सीधे राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। और उसी टाइम से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, कहा मैं जा रहा हूँ, आप जिसको चाहें अध्यक्ष बनाएं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे, तो इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया था। अब 1940 में रामगढ़ का एक मतलब अधिवेशन होता है। अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, और अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र तक के सबसे लंबे समय तक मतलब अध्यक्ष रहे, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। ये मैंने पहले भी बताया है, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। और 1940 से लेके 45 तक ये आपके अध्यक्ष रहते हैं, तो ये बात आप याद रखना। और 1946 में मेरठ का एक अधिवेशन होता है जिसमें जेबी कृपलानी साहब अध्यक्ष बनते हैं। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस आप याद रखिए। और 1948 में जयपुर में होता है जिसमें पट्टाभी सीतारमैया आपके अध्यक्ष बनते हैं। और भी आपके क्या हैं अधिवेशन होते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन अगर बनना होगा तो यहीं तक बनेगा, इससे ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। आपका ये जो त्रिपुरा वाला मतलब जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप याद रखना। जिसमें गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया, और जनता चाह रही थी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बने कौन थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मैंने खुद एग्जाम में देखा है इसको, और मैं उसमें मतलब मैं उसका सही आंसर तो नहीं लगा पाया था, लेकिन मैंने उसका गलत आंसर भी नहीं लगाया था, मतलब मैंने उसको स्किप कर दिया था। लेकिन बाद में जब मुझे याद आया, पेपर छोड़ने के बाद मुझे याद आया इसमें तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब बाद में मुझे खेद हुआ, लेकिन मतलब मुझे पता था लेकिन नहीं लगा पाया। लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपना जो मतलब एक्सपीरियंस था वो इसमें शेयर किया, डालने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, और आगे इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो दिखा देते हैं।
कांग्रेस के कुल 4 अध्यक्ष हुए, जिसमें जॉर्ज यूल 88 में, बेडबर्न 89 में, अल्फ्रेड 94 में, हेनरी कॉटन 1904 में। और 3 महिलाएं आपकी अध्यक्ष हुई हैं कांग्रेस में, एनी बेसेंट 17 में, सरोजनी नायडू 1925 में और नल्ली सेनगुप्त आपकी 1933 में रही हैं। और ये 33वां अधिवेशन मैंने नहीं पढ़ाया है, ना ही अल्फ्रेड वेब का मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको नहीं पढ़ाया है। तो इतने आपके अधिवेशन थे। और कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का मकसद, कांग्रेस को प्रति अंग्रेज़ों का क्या रवैया था और कांग्रेस को लेके भारतीयों के क्या विचार थे, ये सारी बातें हमने समझने की कोशिश की है। तो अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको समझ में आई है तो भी कमेंट कीजिएगा कि क्लास अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक जो भी आपको अच्छा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी क्लास को दोस्तों लाइक कर दें हमारी क्लास को, और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ और बेहतर तरीके से देख पाएँ। इसके लिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे आके कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव दीजिए, अगर मुझे लगेगा कि मुझे उसमें ऐड करना चाहिए या मुझे अपना कुछ चेंज करना चाहिए तो मैं चेंज करूँगा। लेकिन आप लोग ही मेरे मतलब सुझाव करता हैं, तो आप लोगों से ही मैं पूछ रहा हूँ। आपकी कोई भी राय है तो आप लोग मुझे अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ हूबहू पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर मैं इसका पीडीएफ का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी वीडियो में आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सारी क्लासों की पीडीएफ मिलेगी। ये मेरा वादा है और मेरा वादा खारिज नहीं होगा, ये भी मेरा वादा है। तो आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक कंटिन्यू रखते हुए दूसरा चरण, जो कि उग्रवाद का चरण रहने वाला है, उसमें मैं बंगाल विभाजन को पढ़ाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट कीजिए। तो मिलते हैं उस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।